हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर सॉलिड स्टेट। ये एक ऐसा चैप्टर है जो लास्ट ईयर आपके सिलेबस से हटा दिया था, लेकिन इस साल इसे वापस कनेक्ट कर दिया गया है आपके सिलेबस के साथ। तो इट मीन्स पहले के कंपैरेटिवली आपका सिलेबस जो केमिस्ट्री का बड़ा है वो इस सॉलिड स्टेट की वजह से बड़ा है। एक और चीज़, जो आपका चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स था उसके अंदर एक ग्रुप नंबर 15 लास्ट ईयर नहीं था, बट इस साल उसे वापस रख दिया है ग्रुप नंबर 15 को। इस वजह से आपका पी ब्लॉक में भी सिलेबस थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन पी ब्लॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सॉलिड स्टेट, बिकॉज ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका जुड़ चुका है, जिसकी वजह से आपका सिलेबस जो है वो बढ़ गया है पहले के कंपैरेटिवली। तो इसीलिए इस बार आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके चैप्टर्स बढ़ चुके हैं, टाइम आपके पास पहले के कंपैरेटिवली कम है ड्यू टू दिस कोविड-19। तो इसी वजह से आप लोगों को घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। और जो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट, ध्यान रखना सिंपल चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा, तो और ये आगे के लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझने की कोशिश करना और एक भी लेक्चर मिस मत करना, बिकॉज अगर आप कोई सा भी लेक्चर स्किप करोगे तो आगे के लेक्चर्स में आपके डाउट्स आने वाले हैं। पीछे हम सॉल्यूशन चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने सॉल्यूशन के बारे में नहीं देखा है तो आप सॉल्यूशन को पहले कवर करिए, ठीक है ना। उसके आपको सारे लेक्चर्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और इस 95 प्लस सीरीज़ में आप पार्ट ज़रूर लीजिए, ताकि आप लोगों के मार्क्स पूरे आए इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो पहले इसे ये समझते हैं कि लाइक यार आज हम करने के वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो ये आपका बेसिक लेक्चर है, फंडामेंटल लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉलिड स्टेट में सॉलिड का मतलब क्या होता है, लाइक सिंपली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉलिड की, जो आपको आई थिंक पहले से पता है। इसके बाद आएंगे हम दो तरह के सॉलिड्स के अंदर, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और फिर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें कवर करनी है हमारे इस लेक्चर के अंदर। तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करिए और इसे पूरी तरीके से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो आप लोगों ने जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है सॉलिड स्टेट, इसके अलावा जो बचे हुए 2 स्टेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विड एंड गैस, ये आप क्लास 11th में कवर कर चुके हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का आपका चैप्टर था, उसके अंदर आपने लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। सॉलिड जो है वो आप अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो अगर हम उन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, लाइक वो वाले पार्ट और इस वाले को, तो ये कंप्लीट स्टेट ऑफ मैटर का आपका चैप्टर बन जाएगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं आपके पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो है उनके पार्टिकल्स का, कि किस तरीके की उनकी पार्टिकल्स की पोजीशन होती है। तो जो तीनों में मेन डिफरेंस है वो पार्टिकल्स का है सिर्फ। पार्टिकल दैट मीन्स, अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं तो जो पार्टिकल्स होते हैं दीज आर क्लोजली पैक्ड। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमें कुछ देखने के लिए मिलता है, जो बहुत ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ गैसेस। सो दैट इज द मेजर पार्ट एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बारे में, कि लाइक जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड के अंदर इनके बीच में डिस्टेंस है, और गैस में ये एक्सट्रीमली दूर होते हैं एक दूसरे से। ओके, तो अब हमें लिक्विड और गैस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ सॉलिड से, बिकॉज हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। ओके, सो लाइक फर्स्ट, सॉलिड हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो आपको पता है जो सॉलिड होता है उसका मास, वॉल्यूम एंड शेप सब डेफिनेट होता है। रीजन क्या होता है, बिकॉज पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास एक फिक्स शेप बन जाता है उस समय। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं तो उनके बीच का फोर्स भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इनकम्प्रेसिबल, अगर आप किसी चीज को दबाना चाहते हैं, कंप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है पार्टिकल्स के बीच में। जब डिस्टेंस ही नहीं होगा तो वो चीज मूव नहीं कर पाएगी, और वो मूव नहीं करेगी तो दैट इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल नेचर। रिजिड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड और गैसेस, दे बोथ आर फॉलो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, वो फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स कौन से होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड, बिकॉज उनके पास टेंडेंसी होती है टू फ्लो, बट सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं अपने पोजीशन पे, और जब पार्टिकल फिक्स होके अपनी ही मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं तो उसे रिजिड कहते हैं।
लेकिन लिक्विड क्या होता है, फ्लो हो सकता है, उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, और जब किसी के पार्टिकल्स मूव करते हैं, बेशक वो लिक्विड हो या गैस हो, तो उसे फ्लूइडिटी कहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कंसिडर किया जाता है एज अ फ्लूइड, जो आपने फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड भी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं नेचर के अंदर, इनके पास टेंडेंसी नहीं होती फ्लो करने की। शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जब पार्टिकल्स क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा वो भी बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से बेसिक प्रॉपर्टी थी हमारी सॉलिड की। अब हम समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर हम एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को कवर करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो देखिए, दो तरह के सॉलिड्स होते हैं आपके पास, फर्स्ट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन एंड सेकंड इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। सो दैट मीन्स दो तरह के सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। सबसे पहले इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इसे समझ पाएंगे। देखिए, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो तरह के सॉलिड हैं, दोनों में फ़र्क क्या है अगर आप समझेंगे तो क्रिस्टलाइन का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास से समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास जो भी पार्टिकल्स हैं, सपोज टू बी आपके पास जो भी पार्टिकल्स हैं वो अरेंज हो रखे हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, अगर पार्टिकल्स सॉलिड के अरेंज हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर पार्टिकल्स अरेंज हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, सो वी कैन कंसिडर एज एन क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर पार्टिकल्स क्या हैं, डिसअरेंज हैं, सो दिस इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। समझ में आ रहा है? अगर पार्टिकल अरेंज है, कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज है एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में प्रॉपरली, सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर वो अरेंज नहीं है तो उसको हम बोल सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? तो दोनों ही सॉलिड है, बस दोनों में डिफरेंस किसका है, कांस्टेंट पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग दी शेप। तो शेप की अगर हम बात करते हैं, तो अगर किसी के पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स एक पैटर्न में अरेंज है, तो इसका मतलब उसका शेप कैसा होने वाला है, डेफिनेट। तो इसका मतलब उसके पास अपना खुद का एक डेफिनेट शेप होगा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं विच हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, बट एमॉर्फस जो होते हैं, बिकॉज पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिसओरिएंटेड होते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, सो दीज आर इरेगुलर इन शेप। तो इट मीन्स ये इरेगुलर शेप के होते हैं एमॉर्फस। नाउ द नेक्स्ट वन, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, अगर पार्टिकल्स एक पैटर्न में अरेंज होंगे तो जो मेल्ट करने की हमारी प्रॉपर्टी होगी वो एक शार्प रेंज को, एक शार्प टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। शार्प टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लाइक 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 80, 90, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, ये मेल्ट करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, दे मेल्ट एट अ शार्प एंड अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। बट जब पैटर्न इरेगुलर होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, डिसओरिएंटेड होते हैं, तो उस सिचुएशन पे आपको एक शार्प टेम्परेचर नहीं मिल पाता। उस सिचुएशन पे आपको टेम्परेचर जरूर मिलता है, बट रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये हो गया लाइक 10 to 15 डिग्री, 80 to 85 डिग्री। सो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट्स नॉट पर्टिकुलर शार्प टेम्परेचर। तो ऐसा आपको एमॉर्फस के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज का मतलब होता है कटिंग, कट करना। तो जब हम क्लीवेज की बात करते हैं, तो जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो आप इसे कहीं से भी कट करेंगे, बिकॉज सारे पार्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज हैं, तो आपको क्या मिलता है, एक नया सरफेस मिल जाता है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स उस सिचुएशन में कैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, सेम पोजीशन को फॉलो करने वाले हैं। सो दैट मीन्स जब आप इसे कट करते हैं तो इसके बाद आपको एक स्मूथ सरफेस देखने को मिलता है। क्लियर? ये इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। इजीली ये दो पार्ट्स में टूट जाता है और एक स्मूथ सरफेस देता है। लेकिन यहाँ पे जब आप इसे कट करते हैं तो आप इसे कहीं से भी कट करेंगे तो आपको देखेंगे इरेगुलर सर्फेसेस देखने को मिलेंगे, बिकॉज पार्टिकल्स क्या थे, डिसओरिएंटेड थे। तो इसको जब हम कट करते हैं नाइफ से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इरेगुलर सर्फेसेस। अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है, अगर पार्टिकल एक ही पैटर्न एक लंबे टाइम तक फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो भी कांस्टेंट पार्टिकल हैं वो एक लंबे फॉर्म तक एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, लाइक इसी तरीके से ओरिएंटेड है, सॉलिड के अंदर एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बट
अगर पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज हो रखे हैं, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो इसको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब वो सेम ऑर्डर को कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी डिसओरिएंटेशन की वजह से, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो आई होप यहाँ तक आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के। तो अब समझते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए क्रिस्टलाइन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नेचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी। तो देखिए इसका जो नेचर होता है क्रिस्टलाइन का, इसे बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक नेचर होता है आपके क्रिस्टलाइन का, और इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। लेकिन जो एमॉर्फस होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और इनको हम सीडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड सॉलिड बोलते हैं। इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं, मतलब अगर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में से जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो देखिए एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच क्रिस्टल शो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट प्लेन। इसका मतलब ये हो गया कि एक आपको जो क्रिस्टल दिया हुआ है उसकी इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग अलग प्लेन्स पे उसी क्रिस्टल के अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल है, इस प्लेन पे इसकी इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है। तो अलग अलग प्लेन्स पे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जब वो अलग होती है तो इसे बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। अब आपको लगेगा यार क्रिस्टलाइन जो होते हैं इसमें पार्टिकल तो प्रॉपरली अरेंज होते हैं, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी अलग कैसे है। देखिए इसकी प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, प्लेन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, सपोज टू बी अगर मैं इस तरीके से कंसीडर करता हूँ, सपोज टू बी दिस इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए यहाँ पार्टिकल्स अरेंज है इस तरीके से, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लाइक ये पार्टिकल सेम, एक पैटर्न एक पैटर्न एक पैटर्न, तो एक्जैक्टली सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर मैं इस प्लेन की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे मुझे पार्टिकल कुछ अलग तरीके से अरेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से और यहाँ पे कुछ अलग तरीके से। तो मैं देख रहा हूँ कि हर एक प्लेन पे पार्टिकल्स जो है वो मुझे डिफरेंटली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर पार्टिकल्स आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। इस डायरेक्शन में बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, इस डायरेक्शन में बिल्कुल सेम, लेकिन जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। रीजन क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन विच चेंज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है किस तरीके से है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी, ठीक है ना। अब एक और चीज, इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ट्रू सॉलिड का मतलब होता है ऐसा सॉलिड जो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिजिडिटी की, तो ये पूरी तरीके से रिजिड होता है। रिजिड मतलब पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं एमॉर्फस की। एमॉर्फस को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बिहेवियर हर एक डायरेक्शन में सेम है, हर एक डायरेक्शन में बिहेवियर सेम है। इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, इसमें इसमें पार्टिकल एक ही अलग अलग पैटर्न से अरेंज हो रखे हैं ना, यहाँ तो हर एक जगह पे इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, तो इसका मतलब सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है ये हर एक डायरेक्शन पे। यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से सेम सारे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, सेम सारे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। यहाँ पे अब कंपेयर करते हैं तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर जगह पे चीजें अलग हैं। तो हर जगह पे अगर वो एक जैसा नेचर शो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसके पास सेम बिहेवियर है। क्लियर, इसके पास सेम काइंड ऑफ बिहेवियर है। तो इट मीन्स अगर इसके पास सेम टाइप ऑफ बिहेवियर है तो इसे आइसोट्रॉपिक कहते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब है प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एमॉर्फस सब्सटेंस शो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। तो हर एक डायरेक्शन पे जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकली एमॉर्फस सॉलिड, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर उसका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एन आइसोट्रॉपिक शो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट एमॉर्फस शो करता है आइसोट्रॉपिक। तो एग्जाम्स में कई बार आपसे पूछा जाता है इसके बारे में, इनकी डेफिनेशन आती है और पूछा जाता है कौन कौन सा नेचर शो करता है। सो लाइक आप लोग इजिली बता सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको बोलते हैं सीडो सॉलिड। सीडो सॉलिड मतलब ये फॉल्स सॉलिड है, मतलब प्रॉपर सॉलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी ये वाली रिजिडिटी वाली ये कई बार फॉलो नहीं करता। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है इसके पास होती है टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। और आपको पता है कि फ्लो कौन करते हैं, फ्लूइड्स करते हैं, मतलब सॉलिड मतलब लिक्विड एंड गैसेस। बट एमॉर्फस भी फ्लो करता है, ठीक है। वैसे फ्लो नहीं करता जैसा आप सोच रहे हो कि लाइक लिक्विड और गैस कर रही है, लेकिन होता क्या है, लाइक एग्जाम्पल से देखो, जैसे आप जो देखते हैं आपके जो विंडो पैन होते हैं, जो आपके विंडोज पे ग्लास लगे हुए होते हैं,
उन ग्लासेस को अगर आप देखेंगे तो बॉटम पे वो जो ग्लास होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा, अगर वो बहुत पुराने ग्लासेस हैं तो बॉटम साइड पे वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और ऊपर साइड पे थिन होते हैं। रीज़न क्या होता है, जब कॉन्टिन्यूसली उस पर हीट पड़ती है तो उस सिचुएशन पे वो कौन से होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड, उनके पास टेंडेंसी होती है टू फ्लो। तो एक लंबे टाइम के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे डिसअरेंज जो होते हैं वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, और नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो थिक हो जाता है और ऊपर वाला थिन हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सीडो सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है रिजिडिटी वाली उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीडो सॉलिड, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसे हम कहते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग दी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉपर, एजी, आयरन, ये सारे क्या हैं, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिनके नॉर्मल शेप सब कुछ फिक्स है। लेकिन ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, इन सबको भी हम सॉलिड की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, बट कंसिडर एज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से है, क्या है। ओके, तो यही हमारे पास तरीका होता है अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन को समझने का। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट, अगर आपसे बोलते हैं कि हमें कोई चीज़ क्रिस्टलाइन दी है और उसको हमें अमॉर्फस में कन्वर्ट करना है, तो आपको ध्यान देना है, अगर किसी चीज़ को क्रिस्टलाइन को आप अमॉर्फस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को क्या करिए, हीट करिए हाई टेम्परेचर पे, हीट एट हाई टेम्परेचर, एंड देन सडनली उसे क्या करिए, कूल कर दीजिए। तो इससे जो पार्टिकल्स होंगे इनका जो अरेंजमेंट होगा वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होंगे, मेल्ट होना जब स्टार्ट होगा वो, तो इसका मतलब पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट आएगी और वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपका अमॉर्फस में कन्वर्ट होने लगेगा। सिमिलरली अगर अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में चेंज करना है तो इसके लिए हमें इसे कॉन्टिन्यूसली एक लंबे टाइम तक हीट करना होता है एंड देन कूल करना होता है। अगर ये प्रोसेस हम एक लंबे टाइम तक करते हैं देन एक अमॉर्फस जो होता है वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल है जो आपसे एग्जाम से पूछा भी जाता है कि जो आपके विंडो होते हैं, एंशियंट विंडो, मतलब जो बहुत पुराने विंडोज़ हैं, ठीक है, अगर हम उनकी बात करें तो वो जो विंडो पेन्स होते हैं उनकी जो ग्लासेस होती हैं ये कई बार हमें मिल्की देखने को मिलती है, मिल्की। तो रीज़न क्या होता है, सिंपल सा, कि एक्चुअल में एक लंबे टाइम से उस पर क्या हो रही है, सनलाइट पड़ती है, रात को क्या होता है वो थोड़ा सा कूल होता है। तो ये एक प्रोसेस जब लंबे टाइम तक चलता है तो वो अमॉर्फस सॉलिड किसमें, क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होने लगता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और इस क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो आपको मिल्की अपीयर होता है। तो इट मीन्स वो अमॉर्फस क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसकी वजह से वो आपको मिल्की अपीयर होता है। तो जो भी अभी तक आपने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में पढ़ा है, इसके ऊपर बेसिस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो अब हम समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर 4 तरीके के सॉलिड्स आते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड इज आयनिक, थर्ड इज मेटालिक एंड फोर्थ इज कोवलेंट। So there are 4 types of solids: molecular solid, ionic solid, covalent solid और metallic solid। तो इन 4 तरह के सॉलिड की आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इंपॉर्टेंट, रिलीवेंट, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको दी हुई है। तो उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे। तो डेफिनेटली अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं दीज आर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर के बारे में आपने पढ़ा है कि जिसके पास कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है एक्चुअल में। क्लियर हो रही चीज, नॉन पोलर, इसका मतलब पोलैरिटी नहीं होती, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा नहीं है जो उसे अपनी तरफ खींच सके, तो उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। फिर हमने पोलर भी पढ़ा है, पोलर का मतलब होता है पोलैरिटी, जब कहीं पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो वो पोलर हो जाता है। क्लियर। और फिर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखी थी, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, जो बाकियों में हो रही है उनके कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो फोन में देखी जाती है। फोन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जब इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, तो अभी समझते हैं ये जो तीनों जो पार्ट हैं ये मॉलिक्यूलर के हैं, तो तीनों के ही कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, ऑब्वियस है। नॉन पोलर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे ज़्यादा वीक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स लगता है इसे बोलते हैं लंडन फोर्स, जिसको हम वीक फोर्स भी कंसिडर करते हैं। इस फोर्स को डिस्पर्जन फोर्स भी कह सकते हैं, दिस इज लंडन फोर्स।
सेकंड, अगर पोलर की बात कर रहे हैं तो पोलर में कौन सी होती है, क्योंकि ये डाइपोल मूवमेंट शो करता है तो दिस इज लाइक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, तो इसके फोर्स का नाम क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑटोमेटिकली फोर्स का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से जो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है उसे मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होता और ओके कंपैरेटिवली, लेकिन इनके कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये दोनों तो वीक है, तो इस वजह से इसका फिजिकल नेचर सॉफ्ट है, इसका भी सॉफ्ट है, लेकिन ये इसके कंपैरेटिवली हार्ड है। क्लियर हो रही चीज, सॉफ्ट सॉफ्ट एंड हार्ड। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। वीक फोर्स है तो वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो है वो लो है, इसका मतलब इसका कम है लेकिन इसके कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा कम नहीं है, इसका भी लो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये भी वीक है, इनके कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, लो की कैटेगरी में, और ये वेरी लो बिकॉज ये सबसे वीक फोर्स है। ओके, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इनके पास कोई भी फ्री आयन नहीं होता, कोई भी फ्री चार्ज नहीं है जिसकी वजह से वो मूव कर सके। जहां आपको पता है फ्री चार्ज नहीं होता है वो सब कैसे होते हैं, इंसुलेटर, तो इसी वजह से ये तीनों के तीनों क्या हैं, इंसुलेटर। तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर सॉलिड ही आपका कैसा है, इंसुलेटर है, जिसमें वीक फोर्सेस काम करते हैं और जिसके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं नॉन पोलर, क्योंकि ये किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं और रिएक्ट किसी के साथ करेंगे नहीं, तो जो फोर्सेस काम कर रहे होंगे वो वीक फोर्सेस काम कर रहे होंगे। यहाँ की अगर हम बात करें तो HCl&SO2, क्लियर। और जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो फोन, जैसा मैंने आपको बताया था, जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आई थिंक पहला आपको क्लियर हो चुका होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड किन किन प्रॉपर्टीज पे आपको ध्यान देना है। सेकंड बात करते हैं आयनिक की। तो आयनिक तो दिमाग में आते ही सबसे पहले कांस्टेंट पार्टिकल क्या आता है, आयंस। आयंस का मतलब क्या हो गया, कैटायन एंड अनायन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया NaCl, तो NaCl ब्रेक होगा, देन इट गिव Na+ एंड Cl-। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो दीज आर कॉल्ड आयंस, दिस इज कॉल्ड कैटायन, दिस वन इज अनायन। अब आयंस क्या होते हैं, एक तरह के चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका फिजिक्स में कौन सा होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स काम करता है दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब फोर्स स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, हार्ड होगा। और ये ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जैसे अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इलास्टोमर्स जैसी प्रॉपर्टीज जब आप पढ़ते थे, तो ब्रिटल क्या होता है, ग्लास होता हार्ड है, लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो उसके पास कोई इलास्टिक लिमिट नहीं होती ज़्यादा, तो वो टूट जाता है क्विकली। सेम चीज़ यहाँ भी होती है, ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है ना। फिर बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो ऑटोमेटिकली हाई होगा यार, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी के केस में समझिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या ये फ्री है, जी नहीं, फ्री नहीं है, चार्ज तो है लेकिन फ्री नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर आप इसे हीट करते हैं, जब इसे हीट करेंगे तो इनके बीच के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जब आप इसे हीट करेंगे तो इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, चार्ज तो है ही, और ये चार्ज अब कैसा हो चुका है, फ्री हो चुका है, तो इस सिचुएशन पे ये क्या करेगा, कंडक्ट करने लग जाएगा। तो जब आप इसे हीट करते हैं तो ये कौन सी स्टेट में आएगा, मॉल्टन स्टेट में, मेल्ट होने लगेगा ना, तो ये मॉल्टन स्टेट में आएगा और उस समय कंडक्टर की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री चार्ज होंगे उस सिचुएशन पे। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं KCl, NaCl, दीज आर दी एग्जाम्पल्स। आयंस होते हैं यहाँ पे कैटायन एंड अनायन, तो वी कैन कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास मेटालिक। तो नाम से क्लियर हो रहा है, मेटालिक मतलब मेटल। मेटल्स कौन से होते थे, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते थे, और इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करता है, कैटायन। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जो मेटल्स होंगे वी कंसिडर एज एन मेटालिक। सो इनके पास जो चार्ज होगा, लेकिन वो सिर्फ कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आयनिक पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों था, लेकिन मेटालिक पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। बॉन्डिंग का नाम मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल्स हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग। अब ये क्या होते हैं, मेटल्स आपको पता है हार्ड होते हैं, तो डेफिनेटली ये क्या है, हार्ड है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, मेलेबल एंड डक्टाइलेबल। तो इसका मतलब मेलेबल एंड डक्टाइल का मतलब क्या होता है, एक थिन शीट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं आप इसे। जैसे आपने देखा है एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, और इसके अलावा वो एक लंबी चेन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे गोल्ड होता है, आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो उससे भी चेन बनने की कोशिश करी जा सकती है, बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेलेबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, फेयरली हाई होता है।
फिर अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनके पास जो आयंस हैं वो फ्री आयंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है जो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब कह सकते हैं फ्री आयंस है, और फ्री आयंस है तो इसका मतलब ये कंडक्टर है, सॉलिड हो या फिर मॉल्टन, किसी भी केस में। एग्जाम्पल्स के लिए आप मेटल से ले सकते हैं आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट। अब कोवेलेंट में क्या चीज़ होती है, तो अभी तक हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, आयंस पढ़ लिए और पॉजिटिव चार्जेस पढ़ लिए, और अब बच गया है एटम। तो इसका मतलब कोवेलेंट के अंदर आते हैं एटम, ठीक है ना। अब कोवेलेंट के अंदर जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो जैसे हमारे अलग अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड यूज़ हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड यूज़ हो रहा है। फिर अगर बात करते हैं इस चीज़ की कि इसका फिजिकल नेचर कैसा होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से इनका नेचर भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ये हार्ड नहीं, वेरी हार्ड है। डायमंड क्योंकि इसके अंदर आता है, अब आपने देखा ना डायमंड जो होता है वो यूनिवर्स का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। ओके, सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लाइक ये वेरी हार्ड है। ओके, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो ग्रेफाइट होता है। तो आपको पता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी होता है, ठीक है ना, और इसका जो ये सॉफ्ट भी होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसका मतलब ये इसका एक एक्सेप्शन है। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की प्रॉपर्टी में क्या है, डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। तो जो ग्रेफाइट है वो आपका क्या है, एक एक्सेप्शन आ जाता है। फिर बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, वो भी क्या होगा, वेरी हाई होगा ऑटोमेटिकली। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यूज हो रहा है, हार्ड है, तो ये भी क्या होगा, वेरी हाई। फिर अगेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंसुलेटर, प्रॉपर इंसुलेटर होते हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, अगेन ग्रेफाइट। तो अगर आप लोगों ने क्लास 11th में इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कार्बन है, मतलब वो भी ग्रेफाइट की फॉर्म में, उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, लेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है, जिस वजह से ये कंडक्ट करता है, ये इंसुलेटर नहीं होता है। ओके, फिर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो SO2 हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, आपके कोवेलेंट के। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ये हैं आपके 4 तरह के सॉलिड, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवेलेंट। इन्हें पढ़ते वक्त आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देने हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किस में कौन सा फोर्स यूज हो रहा है, कौन सा कंडक्टर है, किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, किसका क्या एग्जाम्पल है। तो इसीलिए आपको मैंने इस पैटर्न में समझाया है, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए और आप कंपेयर भी कर सको, डिस्टिंग्विश कर सको बिटवीन दीज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है कि सॉलिड होते क्या हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस की प्रॉपर्टीज, और उसके ऊपर क्वेश्चंस जैसे जैसे पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअली, और फिर फाइनली हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा है आज के लेक्चर के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कहाँ पर क्या इशू आ रहा है, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ पूरी तरीके से। टिल देन, बाय बाय।